by making some angle थीटा। ये टॉपिक हम देखेंगे। When charge particle enters in magnetic field by making some angle थीटा, तो हमने देखा है कि अगर चार्ज पार्टिकल फील्ड के 90 डिग्री पर एंटर करता है तो उसका चलने का पाथ सर्कुलर होता है। अब 90 ये कोई थीटा एंगल पे एंटर कर रहा हो तब की कंडीशन हमें सोचना है। हियर कंसीडर मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन इन दिस डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन। ये जो डायरेक्शन दिखलाया गया है ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और कोई चार्ज पार्टिकल इसी मैग्नेटिक फील्ड में थीटा एंगल बनाते हुए एंटर कर रहा है। हियर एनी पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू चार्ज enters in this magnetic field vector B by making an angle theta with velocity B। वेलोसिटी b से ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में थीटा एंगल फॉर्म करते हुए एंटर कर रहा है। तब हमें यहाँ पर क्या क्या फाइंड करना है, इसके पाथ के नेचर को जानना है। इसके पाथ का नेचर क्या होगा, फिर हमें जानना है कि जो भी पाथ हो, पाथ हेलिकल आ जाएगा इस केस में, उस हेलिकल पाथ की रेडियस क्या होगी, टाइम पीरियड क्या होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगी और पिच क्या होगा। इतनी सारी बातें जो है कि हमें इस टॉपिक में जानना है। तो ये केस तो समझ में आ गया ना कि हमारा एम क्या है। हमारा एम इस टॉपिक में यह है कि अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में थीटा एंगल फॉर्म करते हुए एंटर करता है तो उसका चलने का पाथ कैसा होगा, इस बात को हम समझेंगे। साथ ही साथ उस पाथ की रेडियस और टाइम पीरियड का भी हम जिक्र करेंगे। तो आप ध्यान दोगे यहां पर वेलोसिटी भी of charge particle can be resolved into two rectangular component. This first component is v cos theta and this another component of v is v sin theta। ये दूसरा कंपोनेंट इसका हो गया v sin theta। हम इस वेलोसिटी v को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं। दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में हमने रिजॉल्व किया है, एक कंपोनेंट b cos थीटा और दूसरा कंपोनेंट b sin थीटा। अब आप ध्यान दोगे इसके बाद, फ्रॉम द फिगर वी सी दैट b cos थीटा is along the direction of magnetic field. It means that due to this component, charge particle tend to move in a straight line with the same speed। बात समझ में आ रही है कि v cos थीटा मैग्नेटिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में होने के कारण चार्ज पार्टिकल जिस किसी भी स्पीड से चल रहा है उसी स्पीड से इस डायरेक्शन में चलेगा। किसके कारण, v cos थीटा के कारण। बट हियर वी सी दैट b sin theta is normal to magnetic field. It means that this component try to move this charge particle in a circular path। यह कंपोनेंट सर्कुलर पाथ में चलाने का प्रयास करेगा जबकि यह कंपोनेंट सीधे चलाने का प्रयास करेगा। तो अब यहां से आपको ध्यान देना है, वेलोसिटी वेक्टर भी कैन बी रिजॉल्व, इसे लिख दे रहे हैं, कैन बी रिजॉल्व इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, two rectangular components और कौन कौन से कंपोनेंट होंगे, फर्स्ट कंपोनेंट v cos theta due to this charge particle tend to move
इन अ स्ट्रेट लाइन, इन अ स्ट्रेट लाइन। मुझे उम्मीद है ये बात क्लियर होगी कि इस कंपोनेंट के कारण चार्ज पार्टिकल सीधे चलना चाहेगा, स्ट्रेट लाइन में चलना चाहेगा, बट अनदर कंपोनेंट v sin theta, another component of v sin theta perpendicular to magnetic field, perpendicular to magnetic field. This tend, this try to move the charge particle, the charge particle in a circular path. इसके कारण चार्ज पार्टिकल जो है कि सर्कुलर पाथ में चलने का प्रयास करेगा, या यह जो है कि v sin थीटा ऐसा ट्राई करेगा कि ये चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में चले। तो v का दो कंपोनेंट है, v cos थीटा और v sin थीटा। v cos थीटा के कारण चार्ज पार्टिकल सीधे चलना चाह रहा है, स्ट्रेट लाइन में चलना चाह रहा है, जबकि v sin थीटा के कारण चार्ज पार्टिकल जो है सर्कुलर पाथ में चलने का प्रयास करेगा। तो दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट होगा ड्यू टू कंबाइंड इफेक्ट ऑफ बोथ कंपोनेंट्स चार्ज पार्टिकल start to move in a helical path, ये बात आप ध्यान दोगे। एक कंपोनेंट चार्ज पार्टिकल को सीधे चलाने का प्रयास कर रहा है, जबकि दूसरा सर्कुलर पाथ में चलाने का प्रयास कर रहा है। ये सर्कल में एक कंपोनेंट के कारण चार्ज पार्टिकल सर्कल में चलना चाह रहा है, जबकि दूसरे कंपोनेंट के कारण जो है कि ये सीधे चलना चाह रहा है, सीधे जो है कि ये चलने का प्रयास कर रहा है। दोनों का तो ये ध्यान दोगे आप लोग कि दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट होगा, एक सर्कुलर पाथ में चलना चाह रहा है और दूसरा स्ट्रेट लाइन में। तो सर्कुलर पाथ में चलते हुए ये आगे बढ़ेगा, दैट इज रिजल्टेंट जो पाथ होगा ये कैसा हो जाएगा, हेलिकल हो जाएगा। तो अब आपको ध्यान देना है, जैसे ये चार्ज पार्टिकल ये चल रहा है तो इसका चलने का जो पाथ होगा इस तरह से होगा। ये जो है कि कैसे पाथ में चलेगा, यह हेलिकल पाथ में चलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात समझ में आ गया है, पाथ का नेचर कैसा होगा ये बात आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया ना? कोई परेशानी नहीं है? अगर किसी को इसमें कोई परेशानी है तो पूछ सकते हो। मुझे उम्मीद है किसी को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। चले आगे ना, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स पे। और आप लोग बीच में अपना ऑडियो जो है कि नहीं ओपन करोगे, जरूरत हो जब मुझसे बात करना हो तभी आप जो है कि अपना ऑडियो ओपन करोगे। ये नेक्स्ट पॉइंट्स आप ध्यान दोगे। अब जो हेलिकल पाथ बना, इस हेलिकल पाथ की रेडियस क्या होगी ये हमें जानना है। चार्ज पार्टिकल अगर सीधे चलता, अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में चलता तो उस पर नेट फोर्स की वैल्यू 0 होती और वो सीधे उसी पाथ में चला जाता। लेकिन अगर फील्ड के 90 डिग्री पर एंटर करता तो उसका चलने का पाथ सर्कुलर होता। लेकिन अगर कोई एंगल बनाते हुए एंटर करता है तब उसका चलने का पाथ ना ही सर्कुलर होता है ना ही स्ट्रेट लाइन होता है, बट दोनों एक में मिल जाते हैं और कंबाइंड कैसा हो जाता है, हेलिकल हो जाता है, जैसा कि यह फिगर में दिखलाया गया है। तो चले आगे ना, अब रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ हम फाइंड करेंगे। तो इस हेलिकल पाथ की रेडियस क्या होगी इसके बारे में हम समझेंगे। नेक्स्ट पॉइंट्स आप समझोगे।
हमें इसकी रेडियस चाहिए, ये जो स्प्रिंग बन रहा है, ये जो हेलिकल पाथ बन रहा है, इसकी रेडियस हमें निकालना है। तो कैसे रेडियस निकालेंगे ये बात आप समझोगे। देयरफॉर रेडियस ऑफ दिस हेलिकल पाथ, रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ, इसका हेलिकल पाथ क्या हो जाएगा, इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, ये बात आपको समझना है। थोड़ा सा आप ध्यान दोगे। रेडियस फाइंड करने के लिए सेम हम पीछे वाला ही प्रोसेस फॉलो करेंगे। जैसे कि पिछले प्रोसेस में हमने पढ़ा कि सर्कुलर पाथ में चलने के लिए नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स मैग्नेटिक फोर्स से मिलेगा। यहां पर भी जब चार्ज पार्टिकल हेलिकल पाथ में चल रहा है तो सर्कल बनाते हुए तब आगे बढ़ रहा है। आगे बढ़ाने का काम इस कंपोनेंट का है, बी कॉस थीटा का है, लेकिन सर्कुलर पाथ में चल रहा है और जो सर्कुलर पाथ में चल रहा उसी की रेडियस ना हमें फाइंड करना है। तो इस केस के लिए आप ध्यान दोगे, हमें अगर इसके लिए काम करना है तो इसके लिए आपको ध्यान देना है सेंटीपिटल फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स। अब यहां पर सोच करके बतलाओगे कि सेंटीपिटल फोर्स के लिए हम क्या लिखें। इस हेलिकल पाथ के लिए अगर हम सेंटीपिटल फोर्स लिखना चाह रहे हैं तो सेंटीपिटल फोर्स का फॉर्मूला आप बतलाओगे, बोलो कोई लोग। mv स्क्वायर बाई आर। mv स्क्वायर बाई आर, बहुत सही। और कोई लोग। सर यहाँ पे एम ब्रैकेट में v sin थीटा का स्क्वायर अपॉन r होगा। mv स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई आर। हाँ ठीक, और कोई लोग, और कोई लोग बतलाओ। 3 लोग बतलाए हो, और लोग सुन रहे हो ना? ऐसा नहीं ना कि आप ऑन करके और जो है पबजी खेल रहे हो ऐसे ऐसा भी कर रहे हैं सब लड़के, मोबाइल में गेम खेलने लग रहा है। तो आप लोग उम्मीद है कि ऐसा नहीं कर रहे होंगे। सुन रहे हो सभी लोग मेरी बात? बिल्कुल सर। यस सर। तो ठीक है, ये ध्यान दोगे यहाँ पर रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ, हमें वही वेलोसिटी लेके चल रहा है जो सर्कुलर पाथ में चला रहा है। आप सही बतलाए हो mv स्क्वायर बाई आर, लेकिन v की जगह पे आप ये कंपोनेंट लेकर के चलोगे b साइन थीटा, तो ये हो जाएगा mv साइन थीटा। v नहीं बट v की जगह पे क्या है, b साइन थीटा। तो mv साइन थीटा स्क्वायर बाई आर, दिस इज इक्वल टू, अब आप बतलाओगे मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, इस चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स कितना काम करेगा, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा। अब इसे आप सही सही बतलाओ तो, एकदम अच्छे तरीके से इसे बतलाओ, क्यू वी बी साइन थीटा हम कैसे क्या लिखें? इसको लिखेंगे सर क्यू वी साइन थीटा और बी साइन 90 डिग्री। हाँ बहुत सही, बहुत सही, सही है। क्यू भी साइन थीटा, क्योंकि भी की जगह पे क्या हम लेकर के चल रहा है, बी साइन थीटा, क्योंकि बी साइन थीटा ही सर्कुलर पाथ में चला रहा है। क्यू भी बी साइन 90, साइन 90 को नहीं लिख रहे हैं, साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, उसे हम छोड़ दे रहे हैं। अब देखो ये जो स्क्वायर है इस बी साइन थीटा से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रेडियस कितना हो जाएगा, देयरफॉर रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ एम भी साइन थीटा अपॉन क्यू बी, ये रहा रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ। हेलिकल पाथ की रेडियस आर इज इक्वल टू एम भी साइन थीटा अपॉन क्यू बी, जबकि सर्कुलर पाथ की रेडियस कितना आ रहा था, आर इज इक्वल टू एम बी अपॉन क्यू बी। बात समझ में आ गया ना सबको? यस सर। चलें आगे। तो नेक्स्ट पॉइंट आप ध्यान दोगे, अब हमें इसकी टाइम पीरियड निकालना है कि इसका टाइम पीरियड क्या होगा। नाउ टाइम पीरियड मीन्स टाइम टेकन बाय चार्ज पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में जो है कि हमें टाइम की वैल्यू फाइंड करना है। तो मैं आप लोगों से पूछूंगा, मैं देखता हूं किससे पूछें। टाइम पीरियड अगर हमें निकालना है तो टाइम पीरियड निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, टाइम पीरियड अगर हमें निकालना हो तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, यही ना हम लिखेंगे।
कि टाइम इज इक्वल टू Yes, sir. डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। अब आप ध्यान दोगे कि हमें टाइम पीरियड निकालना, टाइम पीरियड मीन सर्कुलर पाथ में, एक सर्कुलर पाथ कंप्लीट करने में लिया गया टाइम, तो सर्कुलर पाथ में चला कौन सी वेलोसिटी रहा है, b sin थीटा, और एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना डिस्टेंस चलेगा, सरकमफरेंस के बराबर। तो टाइम पीरियड t इज इक्वल टू आप लिखोगे 2 पाई r डिवाइडेड बाई v की जगह पे कितना, b sin थीटा, यही ना हो जाएगा टाइम पीरियड के लिए। तो दिस इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन b sin थीटा अपॉन b sin थीटा, and at the place of small r we will write mb sin theta, mb इंटू हो जाएगा यह mb sin थीटा डिवाइडेड बाई qb। सही है ना यह? देखोगे यह b sin थीटा से ये b sin थीटा कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना, टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई m अपॉन qb। यहां से भी ये क्या क्लियर रहा कि टाइम पीरियड वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है, b sin थीटा या b cos थीटा, ये वेलोसिटी क्या है इस बात पर टाइम पीरियड नहीं डिपेंड कर रहा। इसका मतलब यह है कि जैसे कल आपने यह केस देखा कि अगर चार्ज पार्टिकल की स्पीड कम होगी तो वो छोटे रेडियस के पाथ पर चलेगा, अगर स्पीड बढ़ाओगे तो बड़े रेडियस के सर्कुलर पाथ पे चलेगा, और इस तरीके से चलेगा कि दोनों ही केसेस में टाइम टेकन की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, सेम टाइम रहेगी। पीरियड वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करेगा। उसी तरह से यहां पर भी अगर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी कम होगी तो ये कम रेडियस के सर्कुलर पाथ, ये हेलिकल पाथ पे चलेगा, जैसे स्पीड आप बढ़ाओगे तो ये बड़े रेडियस के हेलिकल पाथ पर चलेगा। लेकिन इस तरीके से चलेगा कि दोनों ही केसेस में एक साइकिल कंप्लीट करने में लिया गया टाइम की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। मुझे उम्मीद है मेरी बात समझ पा रहे हो ना आप लोग? यहां तक जिसको जिसको समझ में आ गया है हैंड रेज करके बतलाओगे। टाइम पीरियड तक जिसको जिसको समझ में आ गया हैंड रेज करोगे आप लोग। बहुत ज्यादा लोग हैंड रेज किए हो, फिर भी अभी बहुत ज्यादा लोग हैंड रेज नहीं किए हो। मतलब अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो लोग बोलो। सर एक बार टॉपिक को फिर से थोड़ा शॉर्ट में समझा दीजिए। ओहो, ये तो दिक्कत हो जाएगा ना। क्यों? सर एक्चुअली नेटवर्क प्रॉब्लम ठीक है, हम एक बार फिर से जो है कि बतला दे रहे हैं। और किसी को कोई प्रॉब्लम, और कोई लोग अपनी प्रॉब्लम बतलाओ, क्या प्रॉब्लम हुआ, क्यों नहीं समझ में आया? सबको बाकी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ध्यान दोगे। यहाँ पर हम इस टॉपिक का एम बतला रहे हैं। इस टॉपिक में हमें पढ़ना क्या है, हमें यह पढ़ना था कि अगर चार्ज पार्टिकल, जैसे कि कल हमने पढ़ लिया था कि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल डायरेक्शन में चलता है तो उसका चलने का पाथ ही स्ट्रेट लाइन होगा। लेकिन अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्मल एंटर करता है तो उसका चलने का पाथ सर्कुलर होगा। आज हमारा एम था कि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल, एंटी पैरेलल या नॉर्मल एंटर न करे। इस बार कैसे एंटर करे, कोई एंगल बनाते हुए एंटर कर रहा हो। तब हमने देखा कि इस कंपोनेंट v को, इस वेलोसिटी v को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं, v cos थीटा और v sin थीटा। v cos थीटा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है जिसके कारण चार्ज पार्टिकल सीधे चलेगा, जबकि v sin थीटा ये मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्मल डायरेक्शन में है, दैट इज यह चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में चलाने का प्रयास करेगा। तो दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट है ये सर्कल बनते हुए आगे बढ़ता है, मतलब कि पाथ का अब नेचर क्या हो जाता है, हेलिकल। और इस हेलिकल पाथ की रेडियस r इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा अपॉन क्यूबी, और इसी का हम टाइम पीरियड निकाल रहे हैं कि एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा, t इज इक्वल टू 2 पाई m अपॉन क्यूबी। मतलब कि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री से एंटर करे या एंगल बनाते हुए एंटर करे, दोनों ही केसेस का टाइम पीरियड क्या आया है, सेम आया है। अब हम फ्रीक्वेंसी की बात अगर करें तो फ्रीक्वेंसी जो है कि टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होगा, और फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू 1/t, और ये आपको कोई परेशानी नहीं है, क्यूबी अपॉन 2 पाई m।
अब एक चीज और आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए कि हमने किसी का यूनिट नहीं बतलाया। रेडियस है तो इसका यूनिट हमें बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये डिस्टेंस है और डिस्टेंस का यूनिट मीटर होगा या सीजीएस में मीटर। सेंटीमीटर होगा। टाइम पीरियड है तो टाइम पीरियड का एसआई यूनिट सेकंड। सेकंड होगा, और इसका जो टाइम पीरियड होगा सेकंड इनवर्स हो, इसका जो एसआई यूनिट सेकंड इनवर्स, या हम हर्ज भी लिखते हैं, तो ये इसका यूनिट हो जाएगा सेकंड इनवर्स या हर्ज। अब दूसरी चीज हमें जानना है पीच। पीच की हम बात करेंगे, तो नेक्स्ट टॉपिक हम लेकर के चल रहे हैं, इसे हम मिटा रहे हैं। पीच, ध्यान दोगे, पीच में मीन्स जब चार्ज पार्टिकल ऐसे सर्कुलर पाथ कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ रहा है, तो ये एक टाइम पीरियड में, जैसे यहां से चार्ज पार्टिकल सपोज ऐसे चलना स्टार्ट किया, तो यहां से चलना स्टार्ट किया, ऐसे चल रहा है, और चलते हुए यहां से चलते हुए ये चार्ज पार्टिकल यहां पर आ गया। तो जब ये यहां पर आया तब एक साइकिल कंप्लीट किया, और एक साइकिल कंप्लीट करते करते यह कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है, और जो लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसी लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल को हम क्या कहेंगे, पीच कहेंगे। दैट इज, पीच को आप डिफाइन करोगे कि द लीनियर डिस्टेंस, इट इज द लीनियर डिस्टेंस traveled by charge particle in one time period। एक टाइम पीरियड में जो लीनियर डिस्टेंस चार्ज पार्टिकल द्वारा चला जाता है उसी डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, पीच कहेंगे। दैट इज द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए चार्ज पार्टिकल ड्यूरिंग कंप्लीटिंग वन ऑसिलेशन इज नोन इट्स पीच। बात समझ में आ गया ना? जैसे चार्ज पार्टिकल ऐसे चल रहा है, सर्कुलर हेलिकल पाथ पे चल रहा है, तो सर्कल कंप्लीट कर रहा और आगे भी बढ़ रहा है, तो एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लगा उसे टाइम पीरियड कहेंगे। एक साइकिल कंप्लीट करने में जो लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, इसी लीनियर डिस्टेंस को हम इसका क्या कर रहे हैं, पीच कर रहे हैं, और हमें इस पीच की वैल्यू फाइंड करना है। पीच का डेफिनेशन समझ में आ रहा है ना? बतलाओगे आप लोग? यस सर। यस सर। चले ना आगे। Yes, अब इसके लिए sir. फार्मूला निकालें। तो अब इसके लिए जो है कि आप रिजल्ट देखोगे। अब देखो, एक चूंकि ये एक तरीके का डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू, हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यही ना हम लेकर के चलेंगे। तो ये हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। तो आप पिच के लिए लिखोगे कि पिच इज इक्वल टू स्पीड। अब यहां पर समस्या होगी हमारी, स्पीड क्या लेकर के चले, तीन तीन वेलोसिटी दिख रहा, v साइन थीटा, v कॉस थीटा। और इस बार बोलोगे नहीं, जिन लोगों को कॉन्फिडेंस हो कि कौन सी वेलोसिटी लेंगे हैंड रेज करोगे। और लोग, बहुत सही, बहुत बढ़िया, ज्यादा लोग जो है कि हैंड रेज कर रहे हो। तो किशन वर्मा बतलाओगे कौन सा वेलोसिटी लेके चलें? हमें पिच के लिए चाहिए कि वेलोसिटी इनटू टाइम, तो वेलोसिटी की जगह पे कौन सी वेलोसिटी लिखें? v cos थीटा। b cos थीटा। और लोगों से पूछ लें, निकी यादव। हाँ, बतलाओगी कौन सी वेलोसिटी लेकर के चले? नहीं, साउंड नहीं आ रहा है। विशाल गुप्ता, विशाल, कौन सी वेलोसिटी लेके चलेंगे? आवाज की नेटवर्किंग प्रॉब्लम है। प्रिया सिंह। Yes, sir. हाँ, क्या लेके चल, हाँ Sir, v cos theta. बहुत सही।
लगभग सब लोग सही बता रहे हो। बी कॉस थीटा हम लेकर के चलेंगे। कारण क्या है? क्योंकि डेफिनेशन बतला रहा है कि लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल करना एक टाइम पीरियड में, तो लीनियर डिस्टेंस सीधे चलाने का काम ये बी साइन थीटा नहीं कर रहा है, इधर लीनियर डिस्टेंस में चलाने का काम बी कॉस थीटा का है। इसलिए हम लेकर के चलेंगे बी कॉस थीटा और इनटू टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब एक साइकिल कंप्लीट करने में लिया गया टाइम कितना था? 2 पाई एम 2 बाई पाई क्यू एम बी। अपॉन तो पिच के लिए फॉर्मूला क्या रहा? 2 पाई एम भी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई क्यू बी। ये पिच हमें मालूम हो गया। लेकिन विशाल बतलाओगे? विशाल सुन पा रहे हो? विशाल गुप्ता नहीं सुन रहे हो? ये निक्की यादव यस सर। बतलाओगे कि इसका हम यूनिट क्या लेके चलें? पिच का यूनिट क्या लें? जैसे सभी का हमने यूनिट देखा, रेडियस का, टाइम पीरियड का, फ्रीक्वेंसी का, तो पिच का भी तो कोई ना कोई यूनिट होगा ना। पिच का नहीं आवाज आ पा रहा है। अच्छा, कितने लोग बतलाओगे? हैंड रेज करोगे, बोलोगे नहीं? डिस्टेंस। हाँ, पिच का एसआई यूनिट क्या होगा? केवल हैंड रेज करना है, बोलना नहीं है। हम आप लोगों में से पूछ लेंगे। हैंड रेज करो जो लोग बतलाओगे पिच का यूनिट। बहुत सही, ज्यादा लोग हैंड रेज कर रहे हो। अभिषेक मिश्रा, अभिषेक यस मिश्रा, सर। हाँ बतलाओगे क्या होगा इसका? सर मीट चार्ज हाँ, डिस्टेंस का यूनिट लेके चलेंगे। डिस्टेंस का यूनिट लेके चलेंगे। अंकिता सिंह, अंकिता सिंह नहीं सुन पा रही है। अंकिता सिंह, ध्यान दोगे? सही बतलाया अभिषेक। क्या होगा इसका ऐसा यूनिट? क्योंकि पिच जो है कि लीनियर डिस्टेंस है, एक तरीके का डिस्टेंस है, दैट इज इसका यूनिट। डिस्टेंस का ही यूनिट होगा, मीटर होगा। अक्सर आप गलती कर देते हो, पिच निकाल लेते हो, फिर उसका यूनिट जो है कि आप नहीं लिखते हो, तो यहां पर आपको असुविधा होती है। तो बस ये टॉपिक समाप्त हो गया और हम इस पर बेस जो है कि कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। एनसीईआरटी का आप एग्जाम्पल 4.3 आप देख लो, एनसीईआरटी की बुक निकालो और एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 4.3 को देखते हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पल 4.3 निकाल लिए हो आप लोग? ध्यान दोगे? 4.3 नंबर एग्जाम्पल में क्या कर रहा है? हमें इसे सॉल्व करना है। फॉर्मूले सब हमें मालूम होने चाहिए। फोर 4.3 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ द पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन? व्हाट इज द रेडियस? What is the radius of the path of an electron? That's mass is given 9 into 10 to the power minus 31 kg, and charge of electron is given 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Moving at a speed of 3 into 10 to the power 7 meter per second in a magnetic field of 6 into 10 to the power 14 Tesla.
perpendicular to it. What is the frequency? We also have to find frequency and calculate energy. Calculate energy of charge particle in किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इन किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब हमें इसे सॉल्व करना है। हमें ये क्वेश्चन दिया है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 4.3 है। क्वेश्चन में कह रहा है कि आप कोई इलेक्ट्रॉन है, मास और चार्ज दिया गया है, इस वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, फील्ड के नॉर्मल एंटर किया है और मूव कर रहा है। तो बतलाइए कि जिस किसी भी पाथ पर मूव करेगा, सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा, उसकी रेडियस क्या होगी। तो आर निकालने के लिए फार्मूला सबको मालूम है, सभी लोग फार्मूले याद रखोगे तभी हम काम कर पाएंगे। आर इज इक्वल टू कितना, एम भी अपॉन ई बी हो जाएगा ना। तो एम भी अपॉन क्यू बी, मास ऑफ, ये पुट कर लोगे मास की वैल्यू, वेलोसिटी दिया है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज दिया है, मैग्नेटिक फील्ड दिया, छोड़ देना। आगे हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ना। नो सर। तो छोड़ दे रहे हैं, ये आप लोग अपने से सॉल्व करना। फिर दूसरी चीज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जो होती है 1 अपॉन टाइम पीरियड के बराबर होती है। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। तो ये क्या हो जाएगा, ई बी अपॉन 2 पाई एम, 2 पाई एम। देखो आपको मैग्नेटिक फील्ड मालूम है, ये चार्ज मालूम है, मास मालूम है, फ्रीक्वेंसी भी मालूम कर लोगे तो ये काम भी छोड़ दें आपके लिए। तो ये भी हम छोड़ दे रहे हैं, फ्रीक्वेंसी भी आप निकाल लोगे, रेडियस भी निकाल लोगे, आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, एनर्जी निकालिए। तो एनर्जी निकालने के लिए क्या काम करना, हाफ एम बी स्क्वायर लेके चलना है, हाफ एम बी स्क्वायर। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम है, वेलोसिटी मालूम है, तो ये जो आप रिजल्ट निकालोगे ये किस में आएगा। अगर मास को केजी में रखते हो, भी को, वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में रखते हो, तो आंसर आपका जूल में आएगा। बात समझ में आया ना। और जब जूल में आएगा तो आप इसको किस में बदलना है, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रिलेशन आपको पता है, दिया भी है क्वेश्चन में कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 जूल। तो 1 जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल लोगे डिवाइड करके, और इसके बाद से जब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल जाए तो फिर उसको किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो भी कहे आप उसे कन्वर्ट कर लोगे। तो ये बात समझ में आ गया ना। कर लोगे ना सभी लोग ये क्वेश्चन, सब लोग अपने से करना। और आप लोग पढ़ते समय कॉपी पेन का आप यूज करो और बैठ करके पढ़ो, और क्वेश्चंस जो है कि जरूर सॉल्व करो, अपने से जो है कि क्वेश्चन सॉल्व करो। एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल सॉल्व करो, साइड बुक से न्यूमेरिकल सॉल्व करो। तो आप न्यूमेरिकल जितना ज्यादा सॉल्व करोगे उतना ज्यादा टॉपिक का कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा, और न्यूमेरिकल तभी कर पाओगे जबकि टॉपिक अच्छे से समझ में आया हो। तो ये थोड़ा सा आप काम करोगे, ऐसे नहीं कि न्यूमेरिकल भी पढ़ करके छोड़ोगे। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन पे हम आते हैं, एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेकर के चल रहे हैं कि एक एग्जांपल लेकर के चल रहे हैं। क्वेश्चन में कहा है कि ये प्रोटॉन, ए ड्यूट्रॉन, ए प्रोटॉन, ए ड्यूट्रॉन and an alpha particle whose kinetic energies are same। कह रहा है क्वेश्चन में कि प्रोटॉन है, ड्यूट्रॉन है और अल्फा पार्टिकल है, तीनों के काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी क्या दिया हुआ है, सबकी काइनेटिक एनर्जी इक्वल है, सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम है। प्रोटॉन की, ड्यूट्रॉन की और अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी सेम है। इसके बाद से कह रहा है क्वेश्चन में कि एंटर परपेंडिकुलरली इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, कंपेयर द रेडियाई ऑफ देयर सर्कुलर पाथ। एक बार और क्वेश्चन आप सुनोगे, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल हैव सेम काइनेटिक एनर्जी।
all are moving in a magnetic field normal to perpendicularly, then compute the radii of these particles. इनके जो रेडियस होंगे, इस रेडियस को जो है कि आप कंपेयर कीजिए, आप फाइंड कीजिए और कंपेयर कीजिए कि इनकी रेडियस जो है कि क्या होगी। तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं। 3 चार्ज पार्टिकल हमें दिया गया, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल। सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम है, रेडियस की हमें रेशियो निकालना है, कंपेयर करना है। तो मास ऑफ प्रोटॉन मान ले रहे हैं कि कितना है, लेट मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू m। न्यूट्रॉन का जो मास होता है, हमें पता है कि प्रोटॉन के मास का दुगुना होता है, होगा ना। तो क्या हम न्यूट्रॉन के मास की जगह पे 2m लिख सकते हैं। और अल्फा पार्टिकल का जो मास होता है, हीलियम का न्यूक्लियस है, चूंकि 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन होते हैं, लगभग प्रोटॉन के मास का जो है कि 4 टाइम्स ज्यादा होता है। तो क्या ये मास में हम रिलेशन ऐसे लिख सकते हैं ना? यस सर। आपको ध्यान देना है, काइनेटिक एनर्जी जो दिया गया है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv², यही होता है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि दिस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, हम जरूरत नहीं है वैसा लिखने का, दूसरे ये ऐसे भी हम वेलोसिटी सीधे सीधे निकाल सकते थे। वेलोसिटी यहां से भी हम निकाल सकते थे कि 2k/m, √2k/m, और काइनेटिक एनर्जी सबकी सेम है, हम कटा देते। ये जो है कि आगे आसानी से और कम होता है। लेकिन हम एक लाइन दूसरे तरीके से लिखना चाह रहे हैं, क्योंकि और सब न्यूमेरिकल्स में ऐसा यूज होगा। काइनेटिक एनर्जी जो है, यह ईवी भी लिखा जा सकता है, हाफ mv² इज इक्वल टू वर्क डन। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, वर्क एनर्जी थियरम क्लास 11th में आपने पढ़ा है। तो वर्क एनर्जी थियर, लग रहा है कि टाइम कम है, थोड़ा जल्दी बतलाने का प्रयास करें, या 5 मिनट टाइम और ले लेंगे हम। तो ये ध्यान दोगे, हाफ mv² इज इक्वल टू ईवी। ये ईवी क्यों लिख रहे हैं, इतना इज इक्वल टू ईवी क्यों लिखा जा रहा है, ये आपको समझना है। इस क्वेश्चन में ज्यादा इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाला है, लेकिन और सब क्वेश्चन पूछेगा तो वहां पे आपको जरूरत पड़ेगा। ई चार्ज को बतला रहा है, भी जो है पोटेंशियल डिफरेंस को बतला रहा है। V इज इक्वल टू W/Q, तो W इज इक्वल टू